नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ टारगेट में। दोस्तों मैं अमन झा आप लोगों के साथ एक बार फिर वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन मिलने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल शॉर्ट तरीका से किया गया है इस वीडियो में, इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहले डिफाइन करते हैं। देखिए कहा गया है परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। यानी कि p अपॉन क्यू के रूप में हो वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। जहां q इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? यानी कि डिनोमिनेटर में क्या जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा परिमेय संख्या का? तो 1/2 यानी 1 जो कहा ना कि p बाई क्यू के रूप में हो तो 1/2 क्या है? p बाई क्यू के रूप में है। तो यहाँ पे 5/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 8/4 क्या है? परिमेय संख्या है। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। ETC और भी अदर हो सकते हैं आगे नंबर। दोस्तों एक बात बता दूं कि परिमेय संख्या कट भी सकते हैं पॉइंट के बाद और रिपीटेड भी हो सकते हैं। एक पहचानने की दो तरीका है, परिमेय संख्या को पहचानने की तरीका भी दो है। यहाँ पे सबसे पहला देखिए आप 2/4 है। क्या है? 2/4। इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? एक पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट के बाद इस क्या होगा? जीरो। तब 4×5 = 20 यानी 5। ये कट गया ना, ये पूर्ण रूप से कट गया, पॉइंट के बाद ये कट गया। ठीक है ना, क्योंकि 2/4 डिवाइड करना था तो ये पॉइंट के बाद कट गया। ठीक है। और दूसरा क्या है देख सकते हैं। दूसरा है कि 1/3। तो 1/3 को आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो पॉइंट आएगा तो ये जीरो यहाँ पे 3×3 9, फिर जीरो तो 3×3 9, 3×3 9, 3×3 9, 3×3 9, 3×3 9, 3×3 9, यानी ये संख्या जो है रिपीट हो रहा है। जी हाँ, परिमेय संख्या में क्या होता है कि संख्या कट जाएगा पॉइंट के बाद, नहीं तो वो रिपीट होगा। इतना समझ रहे हैं? संख्या पॉइंट के बाद कट जाएगा, नहीं तो वो रिपीट होगा। और अपरिमेय संख्या में कैसे पहचानेंगे कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना हो वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा अपरिमेय संख्या का? अपरिमेय संख्या √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, रूट जो है 5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। ETC आगे भी अदर भी हो सकते हैं, यही नहीं कि यही इतना ही होगा अपरिमेय संख्या, और भी अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। चलिए इतना समझ गए। उसके बाद परिमेय संख्या को एक और तरीका से पहचान सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, जैसे कि आपको 3.1876432 यानी कि कोई जो संख्या आया, ये संख्या देख रहे हैं ना, हम बताए थे यहाँ पे परिमेय संख्या में जो संख्या कट जाएगा नहीं तो रिपीट होगा। देखिए अपरिमेय संख्या में न कटेगा न रिपीट होगा, वैसी संख्या क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। न वो कट रहे हैं न वो रिपीट हो रहे हैं। देखिए कुछ कुछ वैल्यू आ रहा है, ये क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये समझ गए इसको पहचानने का तरीका। क्योंकि न रिपीट होंगे अपरिमेय संख्या में, न कटेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ये पहचान लिए आप। उसके बाद देखिए आपको कोई पूछ दे 25 रूट के अंदर, मान लीजिए सब क्या अपरिमेय संख्या होते हैं? नहीं, रूट के अंदर भी परिमेय संख्या होते हैं। कैसे? यहाँ देख लीजिए, √25 आपको बोल दे ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, आप बोलिएगा ये परिमेय संख्या है। कैसे? जिसका मतलब जो भी रूट के अंदर है, जिसका कंप्लीट वैल्यू निकल जाए वो क्या होंगे? परिमेय संख्या। तो √25 का कंप्लीट वैल्यू क्या है? 5 है। उसके बाद √4 है, इसका कंप्लीट वैल्यू क्या होगा? इसका कंप्लीट वैल्यू होगा 2। ठीक है ना, जिसकी कंप्लीट वैल्यू निकल जाए वो क्या होंगे? परिमेय संख्या। ठीक है। और आपको बता दूं Q नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्यों डिनोमिनेटर जो होते हैं उनमें जीरो, उसका Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे? देखिए 10 यानी 10/0। 10/0 का मतलब हुआ कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि Q का मान कहा गया था यहाँ जीरो नहीं होने के लिए, और यहाँ Q का मान जीरो हो गया। ठीक है। अगर आपको इसी में कर दे 0/2 तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि Q का वैल्यू जीरो नहीं है, P का वैल्यू जीरो है, तो ये चलेगा। ये हो गया परिमेय संख्या, ये नहीं हुआ। ठीक है, इतना समझ गए? क्योंकि Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यही होता है। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। चलिए कि सिद्ध करना है आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अपरिमेय, आपको यहाँ पे मान लेना है परिमेय। यहाँ पे लिखना है माना √5 एक परिमेय संख्या है।
आप √5 को परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या जब भी माने हैं तो √5 इजकल टू परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, ये तो पता है आपको। तो जहां क्या होगा कि P और Q क्या है, Q सअभाज्य है, सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है। और Q का वैल्यू क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमने बताया है कि Q का वैल्यू 0 का भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये तो बता चुके हैं हम। और आपको जानना है कि सअभाज्य क्या है। सअभाज्य वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, क्या हो, P/Q के रूप में है, वो एक से विभाजित हो, नहीं तो वो स्वयं से। जैसे आप देख सकते हैं 4/12, ये 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12 यानी 1/3। 1/3 है, ये एक से विभाजित होगा, एक से करेंगे तो 1/3 ही आएगा। अगर स्वयं से करते हैं तो कितना होगा, 1/1। समझ रहे ना। अब और सहभाज्य संख्या 3,5 भी सहभाज्य संख्या होगा। कैसे, क्योंकि ये स्वयं ये एक ही से विभाजित होगा, डिवाइड जो होगा वो एक से होगा, नहीं तो स्वयं से। ये क्या कहलाएंगे, सब सहभाज्य, सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर। समझ रहे ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं। आप सहभाज्य क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष क्या है, पहला पक्ष है √5, ये तो पता है। उसके बाद क्या है, इजकल टू P/Q। तो ये वर्ग जब भी कहे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर है, यानी √5 का होल स्क्वायर दिया गया। रूट के अंदर जो संख्या उसको 2 बार कह रहा है, तो रूट के जब भी 2 बार अंक लिखाया तो इसके मतलब है इक्वल टू 5, इसका वैल्यू 5 आ गया। अगर √2 गुने √2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ये तो पता है आपको, ये सब जानते होंगे। यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, इक्वल टू P का होल स्क्वायर, तो P² और Q² होगा, यानी P²/Q²। ये तो जानते हैं। 5 के नीचे कुछ नहीं थे, 1 दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5Q, यहाँ पे हो जाएगा 5Q²। ये P² से 1, तो क्या होगा, इक्वल टू P², क्योंकि 1 से गुना होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो बच जाएगा यहाँ पे क्या, Q² इक्वल टू ये P²/5। इसको समीकरण आप 1 ले लीजिए। समझ गए, यानी Q² इक्वल टू P²। इसका मतलब यही है कि यहाँ जो संख्या है कि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है, यानी डिवाइड मतलब विभाजित हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ P² 5 से विभाजित है, इतना हमने लिखे। मतलब ये जो P² 5 से विभाजित है, ये हमने लिख दिया। क्या लिखा कि 5 से ये P² विभाजित है। कैसे विभाजित है ये आपको क्लियर करते हैं। P²/5 लिखा हुआ है, अगर आपको 4²/2 दिया है, 4²/2 जब भी दिया है, तो अगर आप ये पावर हटा देते हैं तो तभी तो 4/2 डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि P² जब भी डिवाइड होगा, डिवाइड में है ना 5, तो डिवाइड P² है, तो इसका मतलब है कि P/5 भी डिवाइड में है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं तो P भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। मतलब इसका मतलब है कि P भी 5 से विभाजित है, जैसा कि हमने बताया हुआ। यहाँ पे देखिए 4²/2 है, तो इसका मतलब पावर अगर हट जाए तो 4/2 तभी तो डिवाइड होगा इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पे यही ना होगा कि अगर P² का पावर हट जाए तो 5 से डिवाइड होगा, यही हमने लिखा भाषा में। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तब P का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। P का एक गुणनखंड 5 होगा। अब हमने ये चीज लिख दिया कि P का एक गुणनखंड 5 होगा,
तो p का एक गुणनखंड 5 कैसे होगा वो हमको पता करना है। तो p का एक गुणनखंड 5 होगा, यहाँ पे 25/5 दिया है, समझ लीजिए आप 25/5 है। तो इसको ब्रेक करिएगा तो 5/5, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, एक अंक तो 5 से मिल रहा है, इसको m मान लीजिए, इसको r मान लीजिए, c मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको 24/2 देते, 24/2, तो इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो 2 गुने 12/2 होगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इस 2 जो 12 बचा हुआ है इसको m मान लीजिए, r मान लीजिए, c मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम p का वैल्यू यानी p का जो एक गुणनखंड क्या होगा, p = 5m मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। यहाँ पे r भी मान सकते हैं, कहीं कहीं देखिएगा r c कुछ भी माना सकते हैं, यानी ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है आपको, यानी p = 5m आप निकाल लिए हैं। तो p = 5m निकाल लिए आप, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको थोड़ा और स्टेप बढ़ना है। देखिए एक बात है इसमें कि आपको ये जो निकला है p² 5 से विभाजित है, तो आप इसको स्थिति 1 मान सकते हैं। लिख दीजिए यहाँ पे स्थिति 1, यानी पहला स्थिति में आप निकाले कि p² भी 5 से विभाजित है, यानी एक स्थिति ये जो निकाले आप कि p² 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है, तो आप दूसरा स्थिति क्या निकालेंगे, उसमें क्या प्राप्त होता है उसके बाद हम जानेंगे। देखिए p² = 5m है, तो यहाँ पे लिखना है आपको p = 5m है, तो m है, तो m है जब भी है तो आप स्क्वायर कैसे होगा, तो स्क्वायर होगा सब p का वैल्यू, p का मान समीकरण 1 में देने पर रखने पर लिख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर p का वैल्यू यानी p का जो मान है समीकरण 1 में, तो समीकरण आप 1 क्या निकाले हैं, 5q² = p², तो 5q² = p², ये समीकरण 1 आप निकाले हैं, क्योंकि यहाँ से लिखे हैं, हम अपना मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं कि 5q² = p², ये समीकरण 1 निकाले हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5q² = p का वैल्यू आप 5m है, तो 5m अब p का स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पता है। उसके बाद क्या होगा, तो 5q, तो 5q का होल स्क्वायर, उसके बाद q² हुआ तो 5q का 5m का होल स्क्वायर यानी p² का जो था ये होल स्क्वायर m का हो गया, तो ये गुना होगा, तो 25 और m का भी अलग से गुना होगा तो m² हो जाएगा, यानी 25m² हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं 5q² = 25 m², ये देखिए इतना निकाल लिए। आप जब ये निकाल चुके हैं तो ये 1 से, ये 5 से, ये 1 तो आएगा नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं q² / 5 = m²। आप यहाँ पे भी निकल चुका कि q² जो है 5 से विभाजित है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि आप पहला स्थिति में भी निकालिए कि p² 5 से विभाजित है और इसमें भी निकालिए q² 5 से विभाजित है, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ q² 5 से विभाजित है। अगर q² 5 से विभाजित है तो हमने बताया ना कि स्क्वायर 2 है, स्क्वायर अगर 4² 2 है तो 4 भी तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे तो यहाँ के q भी 5 से विभाजित होगा ना, q भी 5 से विभाजित होगा, तो ये q जो 5 से विभाजित होगा इसका मतलब दोनों जो स्थिति, इसको स्थिति 2 मान लीजिए, स्थिति दूसरा, यानी कि पहला स्थिति में आप निकाले कि q² 5 से विभाजित है और p² 5 से विभाजित है, q² 5 से विभाजित है, यानी दोनों स्थिति जो है विरोधाभास हो गया। विरोधाभास जब भी हुआ तो यहां आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्थिति 1 व 2 से
1 व 2 से स्पष्ट है, क्या है, स्पष्ट है, स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि P अपॉन Q क्या है, P अपॉन Q है, P अपॉन Q क्या है, परिमेय संख्या नहीं, क्या है, P अपॉन Q परिमेय संख्या नहीं है। ये तो पता चल चुका है, तो यहां आप लिख सकते हैं अतः, अतः क्या है, अतः रूट, यहाँ पे एक चीज और आप लिख दीजिए, हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये आप देख सकते हैं, भाषा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा मानना यह गलत था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय हमने लिख दिया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल इजी है, देखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात बता दूं कि आप इस वीडियो में रूट 5 का सॉल्यूशन पाए हैं। हाँ, एक बात बता दूं कि आप अगर रूट 5 का अच्छी तरह से अगर समझ गए तो रूट 2, रूट 3, रूट 7 इस सभी का निकाल सकते हैं कैलकुलेशन, बिल्कुल इजी तरीका है, आप समझ गए होंगे तो निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और एक छोटा सा वर्ड कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी सीख सके। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि कुछ सीख के जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।